स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड का सबसे पहले इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था, साथ ही में उसकी प्रिपरेशंस देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ देखी थी, देन स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग देखी थी, जो कि काफ़ी लेंदी पार्ट था। देन मूव कर लिए थे हम लोग एप्लीकेशन पार्ट में, जिसमें से कि हम लोग फर्स्ट देख लिए थे कि कैसे ये पॉलीमराइजेशन को कैटालाइज करता है। जिगलर नाटा कैटालिस्ट जो कि बोला जाता है, उसका कैसे यूज़ था, उसकी हम लोगों ने मैकेनिज्म की सहित देख लिया था। मूव करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड, वो हमको देखना है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इसका एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाने लगा है 1950 में, जब इसका पता चला था कि इसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ होती है पॉलीमराइजेशन को कैटालाइज करने के लिए या पॉलीमराइज कराने के लिए। तो उसके बाद हम लोगों ने जिगलर नाटा की पहली ही रिएक्शन देखी थी मैकेनिज्म के साथ, कैसे उसका यूज़ होता है विद ट्रांजिशन मेटल। कोई कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कोई भी ट्रांजिशन मेटल का कॉम्प्लेक्स, और साथ में ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल का मेटल होगा कोई डी ब्लॉक का, और हमारा ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड, दोनों को मिक्स करके हमारी जो स्पीसीज बनेगी वो कैटालिस्ट की तरह एक्ट कर रही थी। जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिखाया था लास्ट लेक्चर के एंड में कि जो TiCl4 होता है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होता है, वो जब एल्यूमिनियम के ट्राई इथाइल के साथ, मतलब ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जब मिक्स होते हैं, तो उसी को आप प्योरली और मेनली जिगलर नाटा कैटालिस्ट बोलते हैं। साथ में उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस होती रहती, वो भी जिगलर नाटा मॉडिफाइड जिगलर नाटा होगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके CUET एग्जाम्स के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए जो पूछा जाता है, वो मेनली कौन सा होता है, हमारा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड विद एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल, मतलब ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का जो कॉम्प्लेक्स होगा, वही मेनली हमारा जिगलर नाटा कैटालिस्ट होता था। अब हम बात करेंगे डाइमराइजेशन ऑफ ओलेफिन्स। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, याद होगा, पॉलीमराइजेशन। कहेंगे सर वो तो पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पे हमने पॉलीमराइजेशन पढ़ा था, यहाँ पे डाइमराइजेशन पड़ेगा। डिफरेंस क्या है, जब आप पॉलीमराइजेशन करते हैं, हमने 1-2 लेक्चर पहले बताया था, जब एक यूनिट होती तो मोनोमर, 2 तो डाइमर, 3 ट्राइमर, 4 टेट्रामर, पेंटामर, हेक्सामर, हेप्टामर, ऐसे करके एंड सो ऑन होता रहता है। लेकिन जब भी 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट लिंक होती तो आप उसको पॉलीमर बोलते हैं। लेकिन मोस्टली जब हमारी बहुत ज़्यादा यूनिट हो जाती तभी हम बोलते हैं। जब 2 से लेकर 10 के बीच में हमारी यूनिट्स होती हैं, उनको हम ऑलिगोमर्स बोलते थे। जब 10 से ऊपर हो जाती हैं, 100s 1000s चेन हो जाएंगी, उसको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। तो ये हमारा कुछ कंपाउंड दिया है, और हमें बोला गया है डाइमराइजेशन करने का ओलेफिन का। जो ईथीन होता है उसका तो यूज़ कैसे होगा, एज ए पॉलीमर का। लेकिन जब हम डाइमराइजेशन करेंगे, कैसे डाइमराइजेशन कैसे हो सकता है, ये भी होगा। देखिए, कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं कि हमेशा कुछ हाइड्रोजन से जुड़कर वाटर, हाइड्रोजन और वाटर जुड़ के क्या बनाते हैं, आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी, H2 + O2, ठीक है। ये हाफ O2 होता, मतलब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाता है H2O। क्या हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर हमेशा ही वाटर बनाएंगी? ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और H2 गैस भी प्रेजेंट है, तो वहां पर क्या है, वाटर परमानेंट बनता रहता और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी खत्म हो जाती और हाइड्रोजन भी खत्म हो जाती। बट होता क्या है, किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए एक एम्बिएंट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, एक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है कि टेम्परेचर क्या होगा, वहां पे प्रेशर क्या होगा, साथ ही साथ में और बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिससे हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो अगर यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई होती है कि हमेशा इथीन का हम पॉलीथीन नहीं बनाएंगे। अगर हम अपनी कंडीशंस चेंज करेंगे और टेम्परेचर प्रेशर चेंज करेंगे, तो हमें डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर मिलेंगे। वो हमको डिफाइन करना है, मतलब हम डिसाइड करेंगे कि किस टाइप का हमें प्रोडक्ट चाहिए, उसी हिसाब की हम उसको कंडीशन प्रोवाइड कराएंगे। सिंपल सी चीज है, डाइमराइजेशन ऑफ ओलेफिन जैसे है। पॉलीमराइजेशन पढ़ लिया है, अब यहाँ पे डाइमराइजेशन है। डाइमर क्या होता है, एक मोनोमर एक यूनिट और दूसरी एक मोनोमर यूनिट, दोनों लिंक होती हैं। कंडेंसेशन होता है, कभी वाटर निकलता है, कभी HCl निकलता है, कभी अमोनिया निकलता है। तो इसके बाद जब हमारा कंडेंसेशन के बाद जो यूनिट बचती है उसे डाइमर बोलते हैं। 2 मोनोमर लिंक होते हैं। फिर क्या है, एल्काइल एल्यूमिनियम रिएक्ट्स। जो हमारा एल्काइल एल्यूमिनियम है वो रिएक्ट करेगा यहाँ भी इथीन के साथ ही, जैसे वहां पे कर रहा था पिछली क्लास में हमने देखा था AlR3
जब ये रिएक्ट करता था C2H4 से एज ए कैटालिस्ट की तरह यूज करता था, इसकी n नंबर ऑफ यूनिट्स, मान लीजिए n क्या है यहाँ 100 है मान लीजिए, तो आपको रिजल्टेंट देखने को मिलता था CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ये इथीन है, लेकिन इस प्रोडक्ट में आपको ये एल्केन में कन्वर्जन इसका हो जाएगा, CH2 और CH2 हो जाएगा, और ये आगे लिंकिंग इसकी एज सच रहेगी और नंबर ऑफ n यूनिट्स हो जाएगा। आखिरी में कोई एक जगह टर्मिनेट होगा, ऐसा तो है नहीं कि ये इन्फिनाइट होगा, ठीक है, मतलब वहां पर कुछ ना कुछ तो कार्बन होंगे। मान लीजिए 100 है तो 100 के बाद वहां पे CH3 आ जाएगा, 200 है तो 200 के बाद CH3 आ जाएगा, 1 लाख है तो 1 लाख के बाद कहीं ना कहीं तो टर्मिनेशन पॉइंट होगा। वही चीज यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे क्या है, जब भी हमारा ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम जो है, जो ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम है वो रिएक्ट करता है इथिलीन के साथ, तो हमें जो मॉलिक्यूल मिलता है वो क्या मिलता है, वो आपके सामने लिखा है, वही पॉलीथीन मिलता है। लेकिन जैसे ही हम प्रोपीन लेते हैं, प्रोपीन का एक कार्बन बढ़ा लेते हैं, या ब्यूटीन लेते हैं, तो उसके केस में हमें डाइमर देखने को मिलते हैं। अगर आप देखेंगे ये मैंने क्या लिया है, ये 1 2 3 4 है, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे ब्यूटीन। तो जब ब्यूटीन लिया और हमने वही अपना ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड लिया, साथ ही साथ में इसकी 2 यूनिट ली थी, तो हमें क्या मिला, डाइमर मिला। डाइमर क्या देखने को मिला, यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, हेक्सीन है, हेक्स 1 इन है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 पे है, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि सबसे पहले यूपेक नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 डॉट इथाइल, 2 इथाइल कॉमा, फिर यहाँ पे डॉट से होगा, और उसके बाद हमारा क्या है, हेक्स है, मतलब हेक्सेन है, हेक्सेन पेरेंट कार्बन है। इसके बाद यहाँ एल्कीन प्रेजेंट है, वो भी फर्स्ट कार्बन पे, तो इसका नाम दे देंगे हेक्स 1 इन। शायद ये समझ में आ गया होगा कि हेक्सीन कैसे नाम देंगे। यहाँ पे सिंपली क्योंकि यहाँ पे हमारी फर्स्ट नंबर पे प्रेजेंट थी, तो ये हमारा डाइमर बन गया। और अगर यही इथीन होती तो यहाँ खूब सारे पॉलीमर जुड़ते जाते, जिसको हम पॉलीथीन बोल देते हैं। सेकंड हमारा एप्लीकेशन ये था, डाइमराइजेशन कैसे होता है एल्कीन्स का। थर्ड एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ लीनियर अल्फा ओलेफिन। ये लीनियर और अल्फा ओलेफिन्स क्या हैं, ये हमें देखना है। लीनियर अल्फा ओलेफिन्स कैसे जनरेट करते हैं, ओलेफिन मतलब एल्कीन है, तो एल्कीन से ही लीनियर हम ब्रांच बनाएंगे, मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पॉलीमराइजेशन इथीन का, वही रिएक्शंस है, थोड़ी सी डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है। जो वहां पर हम देखते थे तो वहां एल्केन में कन्वर्ट होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जैसे अगर यहाँ पे हम बात करते हैं इथीन के केस में, तो वो कहीं ना कहीं CH2 और CH2 ऐसे करके बहुत सारे n यूनिट्स में जुड़े होते हैं, और एक स्टेज में जाके कहीं पे हमारे टर्मिनेट होते हैं, वहां पे एल्काइल CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं ये अल्फा वाले, इसकी बात की अल्फा ओलेफिन, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, CH2 CH, और यहां पे अगर हम इस साइड से देखेंगे, ये मान लेते हैं CH3 CH2, खूब सारे चेन होंगे। आखिरी में एक जगह ऐसी आएगी जो कि टर्मिनेट होगी, और टर्मिनेट होने के बावजूद भी वहां पे एल्कीन प्रेजेंट रहेगी। और अगर एल्कीन प्रेजेंट होगी उस वहां पर, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, ओलेफिन। और लीनियर होगी इसलिए नाम दिया है प्रोडक्शन ऑफ लीनियर हायर अल्फा ओलेफिन्स। छोटे छोटे मोनोमर जुड़ेंगे और एक पॉलीमर देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, ये इथीन की तरह नहीं करेंगे कि सारे एल्केन में कन्वर्ट हो जाएं और इथेन के पॉलीमर में मतलब पॉलीथीन बना दे। यहाँ पे क्या होगा सारे, लेकिन एक ऐसी एल्कीन कोई रह जाएगी जो कि पॉलीमराइज नहीं होगी, जुड़ी रहेगी, लिंक रहेगी, लेकिन उसका जो एल्कीन वाला कैरेक्टर है वो भी एज सच मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से उस कंपाउंड को बोलेंगे अल्फा ओलेफिन्स। क्योंकि पहले नंबर कार्बन पे है, आपको पता है पहले नंबर के कार्बन पे कुछ जुड़ा होता है उसे अल्फा बोलते हैं, दूसरे पे जुड़ा होता है उसे बीटा, तीसरे पे गामा, डेल्टा एंड सो ऑन हम बोलते चले जाते हैं। तो पहले नंबर पे एल्कीन बॉन्डेड है तो उसको हम अल्फा ओलेफिन बोल देते हैं। ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड्स इज एडेड स्टेप वाइज। याद करिए जब वहां पे हम बात करते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन में, तो पूरी इथीन का खूब सारे मोनोमर लिए, मान लीजिए 100 ले लिया, 1000 मान लेट करिए 1000 लिया, और साथ में हमने अपना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स डाल दिया, और उसी में पड़ा रहा, एम्बिएंट टेम्परेचर दिया 25 डिग्री, मान लीजिए 40 डिग्री देना है, और उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद निकाला, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता था, पॉलीथीन। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक साथ नहीं डालेंगे अपने रिएजेंट, यहाँ पे स्टेप वाइज करके डालेंगे। कुछ अमाउंट इथीन का पहले डालेंगे, अगर 1000 मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें से 600-700 हम एक बार में डालेंगे, और रिमेनिंग जो 200 से 300 हैं वो सेकेंड टाइम डालेंगे। क्यों डालेंगे, उसका रीजन क्या है, यहाँ पे देखिए, स्टेप वाइज इथाइलिन टू फॉर्म ए पॉलीमेरिक ट्राई इथाइल
एल्यूमिनियम, यहाँ ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम बोल दीजिए, तो क्या है, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम के लीनियर हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे। आगे रिएक्शन है, वहां से आपको बेटर समझ में आएगा। दिस पॉलीमेरिक, यहाँ पे पॉलीमर बन गया, लेकिन किसका बना, दिस पॉलीमेरिक ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय इथाइलिन। अब जो अभी हमने बताया कि 1000 मॉलिक्यूल थे, उनमें से हमने 700 को ही पहले रिएक्शन कराया, पहले स्टेप में सिर्फ और सिर्फ 600 या 700 बचे, जो रिमेनिंग 300 से 400 ईथीन के मॉलिक्यूल हैं, वो बनने वाले प्रोडक्ट जो स्टेप ए में हमारा ए प्रोडक्ट बना है, अब उसमें हम ईथीन डालेंगे तो कुछ ये होगा, मतलब अगर उसी एक साथ 1000 डालते तो पॉलीथीन मिल जाती सिंपली, लेकिन हमने 1000 मॉलिक्यूल की जगह 700 ही डाले और उसी अमाउंट का हमने अपना ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड डाला। फिर जो प्रोडक्ट ए बना उसको निकालने के बाद उसमें हमने फिर से जो रिमेनिंग 300 से 400 मॉलिक्यूल थे ईथीन के, उसको डाला, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पे हमारा इथिलीन जो है वो सब्स्टिट्यूट करता है और आपको क्या देता है, हीटिंग जरूर होगी। देखिए हीटिंग होगी और साथ में निकल सॉल्ट प्रेजेंट होंगे और हमको मिलेगा क्या, लीनियर अल्फा ओलेफिन्स मिल जाएंगे। यहाँ पे लीनियर अल्फा ओलेफिन्स हो जाएगा, यहाँ अल्फा कर लीजिएगा, प्रेजेंस ऑफ। अब देखिए इनको जितना ये वाली लाइन पढ़िए, इसका कहां से समझ में आएगा, जब मैं आपको ये रिएक्शन दिखाऊंगा, यहां से क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखिए ये क्या है, सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ पे हमारा ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, और यहाँ पे इथाइल है तो आप ये भी बोल सकते हैं ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। देन आपको क्या दिया गया है, NC2H4, NC2H4 के 3 मॉलिक्यूल दिए गए, NC2H4 और 3 मोल्स देने का मतलब है कि यहाँ पे हमारा क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये एक फिक्स अमाउंट दे रहा है। N का कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, पॉलीथीन वाला जो हमारा इथीन है वो लिया है, और साथ ही में हमने कितने मोल लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 मोल लिए। जैसे ही 3 मोल इसके लिए, मतलब इसके रेशियो में लिया गया है, मतलब क्या है, रुकिए 1 मिनट, इसको ब्रैकेट में दिखा देते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। 1 मिनट, ठीक है, ये लीजिए, यहां पे क्या है, ये दिखाया गया कि मतलब हम लोग रेशियो लेंगे। अगर हम ये ले रहे हैं 1, तो हमारा जो ये होगा N वाला होगा, ये हम लेंगे 3 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट है, तो एक एल्यूमिनियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 लेने हैं, तो 3 हम कुछ ईथीन लेंगे अपनी, और हमको बनने वाली रिजल्टेंट स्पीसीज क्या मिलेगी, बनने वाली रिजल्टेंट स्पीसीज आपको Al एज सच मिलेगा। देखिए हमारा C2H4 कुछ ऐसा होता है, C2 डबल बॉन्ड सॉरी CH2 कुछ ऐसे होता है, तो ये मिला। अब होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड सबसे पहले हीटिंग से ब्रेक होगा और आपको क्या मिलेगा, ये, और ये जो इधर से रेडिकल निकला, एक इधर से, मतलब एक इधर से लिंकिंग होगी किसी की और एक इधर से। अब जो हमारा एल्यूमिनियम के साथ इथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो एक साइड तो इधर हमने जोड़ दिया क्या, इथाइल, अब बची दूसरी साइड, इस दूसरी साइड से कौन जुड़ेगा, एल्यूमिनियम जुड़ेगा, तो एल्यूमिनियम एक लिंक हो गया। देखो यहाँ की सैचुरेट हो गया और कंपाउंड सबकी वैलेंसी कंप्लीट है, CH2 भी है, CH2 है, इथाइल है, कंप्लीट वैलेंसी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम यहां है कि सिर्फ Al है और Al बनाता है 3 बॉन्ड, तो ये क्या करेगा, यहां पे CH2 और इथाइल, फिर से एक यहां पे CH2 और इथाइल, बस इतना ही बना सकता, इससे ज्यादा तो बनाएगा नहीं। इसी चीज को यहां पे मैंने लिख दिया है Al CH2 ET का होल थ्राइस, ये सिमिलर ले लिया है। N क्यों लिया है, वो डिफाइन ये कर रहा है कि क्योंकि हम लोग रिएक्शन रेशियो में 1:3 लेंगे, लेकिन बता नहीं रहे हैं कि 1000 मॉलिक्यूल हैं, 3000 है, मान लीजिए हमने इसको 3000 लिया, तो हमको एल्यूमिनियम कितने लेने होंगे, हमको वहां पे 1000 एल्यूमिनियम लेने होंगे, क्योंकि 1:3 का रेशियो मेंटेन करना है, और N यहां डिफाइन करता है हायर नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, बस इतना बताना है, ठीक है। तो रेशियो में ऐसे लिया गया है वो डिफाइन करने के लिए, ये समझ में आ गया होगा स्टेप, आप इसको एज ए मैकेनिज्म पार्ट इसको ऐड कर सकते हैं। जब ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, जिसको हम कह रहे थे कि कुछ प्रोडक्ट बना A, अब इस प्रोडक्ट को सेपरेट किया, ये अब हमारा स्टार्टिंग मटेरियल जो वो है, यही हमारा यहाँ पे A है। अब क्या करेंगे, अब हम वही करेंगे कि जैसे ही हमारी एल्कीन, जैसे बताए थे 1000 में से 600 की पहले रिएक्शन कराएंगे, तो 1000 में मान लीजिए 600 एल्कीन हमारे इथीन रिएक्ट कर गई, अब जो बची वाली इथीन थी, अब क्या करेंगे, उनको इसके ऊपर अटैक कराएंगे, और अटैक कराएंगे, जैसे ही अटैक कराएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। साथ में हीट हो रही है, यहां भी हीट थी। सोचिए जब जिगलर नाटा कैटालिस्ट नहीं था, मतलब था, हमने यहाँ पे जिगलर नाटा कैटालिस्ट या एल्यूमिनियम जो कि कैटालाइज कर रहा है
रिएक्शन को, तब हमको 120 डिग्री सेल्सियस देनी पड़ रही है। दैट मीन्स अगर कैटालिस्ट ना होता तो कितना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा होता, इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे जैसे ही इसको हीट करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से Al जो है वो और आपके जो Et हैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी कैटालिस्ट हो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही वो रिएक्टेंट में प्रेजेंट होते हैं ना ही प्रोडक्ट में, सिर्फ रिएक्शन की रेट को चेंज करते हैं, या तो इनहेंस कर देते हैं या तो डिक्रीज कर देते हैं, मोस्टली केसेस में इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे AlEt3 हमारा क्या था, एज ए कैटालिस्ट ही यूज कर रहा था, जो कि बताया था जिगलर-नाटा कैटालिस्ट होता है, टाइटेनियम के साथ यहाँ पे निकल का भी यूज किया गया है। तो ये AlEt3, यहाँ से Al निकला, यहाँ से Et3 निकले, और जो ये इथीन थे ये कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे होगा क्या, ये जो हमारा C2H5, ये C2H5, एक मिनट रुकिएगा, ये C2H5 जो है ये कौन सा वाला C2H5 है, यहाँ से C2H4 जो है ये वाला, और साथ में हमारे अंदर जो है, अगर इसको दिखाएंगे, अगर इस वाले स्ट्रक्चर को दिखा रहा था मैं जो, तो कुछ इसी टाइप का तो प्रेजेंट था, CH2। अब यहां से हमारा Et निकल रहा है, Et निकल रहा है, तो यहां भी वैकेंसी, यहां भी वैकेंसी। अब यहां कौन सा ग्रुप आ रहा है, CH2 ग्रुप आ रहा है। तो CH2 ग्रुप का जो हमारा ये है, ये CH2 ग्रुप यहां से होता है, ये ऐसे है। अब ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन इसका इधर आएगा, इसका एक हाइड्रोजन जैसे ही इधर आएगा, कौन से वाले पे, टर्मिनल वाले पे, यहां का इसका एक हाइड्रोजन टर्मिनल वाले पे आ जाएगा, तो आपको CH3 CH2 और ये वाला भी CH2 है। इस तरह के खूब पॉलीमर हैं, ऐसा नहीं कि खाली इतना है, यहाँ पे n नंबर ऑफ यूनिट हैं, तो इसको हम n बोल देंगे और या n-1 बोल देंगे, क्योंकि एक यूनिट बाहर जा रही है, हाइड्रोजन यहाँ से गया तो इससे एक लिंकिंग हुई, C और 2 थे तो एक बचा, ये और डबल बॉन्ड एच सच मेंटेन और CH2 हो गया। देखिए ये इसके साथ मैच करेगा। इसमें अब n में आप चाहे 4 लिख दो, चाहे 5 लिख दो, चाहे जितने लिख दो, वो आपको डिफाइन करने से मतलब होता है। ये आपकी यहाँ पे लीनियर ओलेफिन कैसे बनाते हैं, बस सिंपल है कि आप अपना पॉलीमर मतलब इथीन और कैटालिस्ट एक साथ पूरा न डालिए, स्टेप वाइज डालिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पे क्या बोला गया है, हाई अल्फा ओलेफिन, ये हायर, यहाँ पे हायर अल्फा ओलेफिन जो है ये हायर ही तो है, लंबी हाइड्रोकार्बन हो गई। कहाँ हमारी पॉलीइथीन थी जो कि 2 कार्बन की होती है, यहाँ पे अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की होगी, तो हायर लेवल की होगी ना। तो हायर लीनियर, देखिए इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं की गई है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, तो ये लीनियर हो गया। यहाँ पे अल्फा ओलेफिन हो गई। फाइंडिंग एक्सीडिंग, इसका क्या है, एक्सीडिंग रॉ मटेरियल ऑफ हायर अल्कोहल। अब इसी से हम अल्कोहल बनाएंगे, या अल्कोहल इसी से बनता है हायर, कौन से वाले, सिंथेटिक डिटर्जेंट के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल है, ठीक है। सिंथेटिक डिटर्जेंट बनाने में काफी यूजफुल होता है। देयर इज ए कंटिन्यूअस डिमांड ऑफ ए लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथीन, जो कि आप लोग देखते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाई जाती है, बहुत ज्यादा मार्केट में यूज होती है। कुछ भी लेने जाते हैं आप, सबसे पहले उसको पॉलीथीन में कैरी करके लाते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसका एक्सटेंसिवली यूज होता है। पॉलीमर विद ए हाई स्ट्रेंथ, जो बनने वाले पॉलीमर्स होते हैं इनसे वो हाई स्ट्रेंथ के होते हैं, उनकी हीट हाई हीट रेजिस्टेंट भी ज़्यादा होती, मतलब हीट के वो करते हैं, उनको रजिस्ट कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज होते हैं। पॉलीथीन का ना समझ लीजिएगा, ये हमने यहाँ लीनियर हायर अल्फा ओलेफिन की बात कर रहे हैं, ना कि पॉलीथीन की। पॉलीथीन तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में एंड में पढ़ लिया था। यहाँ पे आप कहेंगे सर पॉलीथीन तो थोड़े से टेम्परेचर पे तुरंत बर्न हो जाती है, वो जल जाती है, लेकिन यहाँ हाई हीट रेजिस्टेंस किसके लिए लिखा गया है, ये जो हमारे हायर वाले हैं, ठीक है, ये हमारे हायर वाले हैं, इनके लिए लिखा गया है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे अपना, उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं कि जो विज्ञान वृक्ष है आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे पूरा कंप्लीट आपके सेमेस्टर का रिकॉर्डिंग और वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। साथ ही साथ में जो हम लोग पढ़ते हैं इन सब का आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से आपको नोट्स वगैरह बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और उसमें ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में। साथ ही साथ में आप लोग अगर अपनी हायर एजुकेशन के लिए मास्टर करने के लिए किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं तो आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ता है CUET PG, जिसके लिए विज्ञान वृक्ष एक बहुत ही सिस्टमैटिक पैटर्न में आपके लिए सिलेबस लाया है। और आपको अगर आप CUET का PG का सिलेबस कंप्लीट यहाँ से कर लिए तो गारंटी है कि आप अपना एग्जाम क्रैक कर लेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे दी जाती है टेस्ट सीरीज, जिससे आप अपनी जो भी प्रिपरेशन चल रही है उसको कंपेयर कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ। साथ ही साथ में अगर आप लोगों में से बहुत लोगों का सपना होता है IIT में जाने का, IIT क्रैक करने का, तो उसके लिए एग्जाम है IIT JAM। तो IIT JAM
का एग्जाम क्रैक करने के लिए विज्ञान वृक्ष ने आपको एक रिकॉर्डेड कंटेंट दिया है बहुत ही लो और अफोर्डेबल प्राइजेस पे। तो आप जाके तुरंत परचेज करें और अपना आईआईटी में जाने का सपना पूरा करें। साथ ही साथ में अगर आपको इनमें से कोई मतलब आप सोचेंगे कि आप तो मास्टर्स में हैं तो आपके किसी काम के लिए नहीं है, तो विज्ञान वृक्ष आपके लिए लाया है CSIR नेट और IIT गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें आप क्रैक करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब्स डायरेक्ट पाते हैं। IIT गेट में अगर आप रैंक लाते हैं तो इसरो, DRDO, बार्क और ONGC इंस्टीट्यूट में आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे गवर्नमेंट जॉब मिलती है। साथ ही साथ में अगर आपको रैंक बहुत अच्छी नहीं आई किसी कारणवश, तो आप किसी भी IIT में एमटेक इनरोल करा सकते हैं और एमटेक कर सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ी बहुत स्टाइपेंड भी मिलती है। लेकिन अगर आपने मास्टर पहले ही कर ली है तो एमटेक करने का कोई फायदा नहीं है दोबारा से, तो आप वहां पे PhD के लिए इनरोल हो सकते हैं और वहां से स्कॉलरशिप अवेल करा सकते हैं थ्रू आउट योर PhD। साथ ही साथ आप लोगों में से कई बच्चों का जो पैशन है वो टीचिंग में होगा, तो उसके लिए आपको CSIR नेट एग्जाम क्रैक करना कंपलसरी होता है, जिसके लिए आपको विज्ञान वृक्ष ने एक बढ़िया सा सिस्टमैटिक पूरा सिलेबस बनाया हुआ है। साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज दी जाती हैं, असाइनमेंट दी जाते हैं, जिसको आप करने के बाद अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर CSIR नेट के साथ आपने JRF क्रैक किया है तो आप किसी भी कॉलेज या रिसर्च इंस्टीट्यूट या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर आप अपना PhD में एडमिशन ले सकते हैं, जिससे आपको कंटिन्यूअस 5 ईयर तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फेलोशिप मिलती रहती है, जो कि आपकी पढ़ाई को सस्टेन रखती है। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने एप्लीकेशन पार्ट में। हम लोगों ने 3 पार्ट्स देख लिए थे, चौथा पार्ट हमारा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ए हायर लीनियर अल्कोहल्स। ये कुछ नहीं है, देखिए कुछ नहीं है, जस्ट अभी पीछे ही पढ़ के आए, हमने शॉर्ट में पहले ही पढ़ लिया है कि जो हम यहाँ बनाएंगे, जो यहाँ पे हमारा लीनियर हाइड्रोकार्बन बनेगा, जो भी लीनियर हमारा एल्युमिनियम कंपाउंड बनेंगे, उसका ही यूज करेंगे। ये जो प्रोडक्ट ए वाला था इसका ही यूज करेंगे, किसके लिए, आगे अभी हम आगे चल के लीनियर अपना अल्कोहल, अल्फा अल्कोहल बनाने के लिए। कैसे, देखिए लिखा ना, द इंटरमीडिएट लीनियर हायर अल्फा ओलेफिन। देखिए लीनियर, ये यही तो बनाया था हमने, ये लीनियर था, अल्फा ओलेफिन, ये लीनियर अल्फा ओलेफिन है, इसी का यूज करेंगे हम प्रोडक्शन करने में लीनियर अल्फा अल्कोहल में। ये हमारा एल्युमिनियम है, इंटरमीडिएट जो बना था AlC2H4 ET का होल थ्राइस, यही तो बनाया था जब यहां पे डायग्राम बनाया था कुछ ऐसे, Al के साथ CH2 ET वाले ग्रुप बनाया था, सिंपली दिखाया था। उसी की रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो याद होगा जब मैंने आपको, ये एक तरह से क्या है, ऑर्गेनो एल्युमिनियम कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड में यहां पे हमारा एल्युमिनियम है और CH2 से डायरेक्ट लिंक है, दैट मींस ये OMC कंपाउंड है और एल्युमिनियम मेटल है, तो ऑर्गेनो एल्युमिनियम कंपाउंड। और मैंने आपको बताया था कि जब भी ऑर्गेनो एल्युमिनियम कंपाउंड एयर के साथ रिएक्शन करते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया था, यहां पे ऐसे O2 के साथ रिएक्शन कर रहा था, तो आपको क्या देखने को मिले था, वहां पे AlOR का होल थ्राइस, यहां पे AlR3 की रिएक्शन, जब AlR3 की रिएक्शन O2 के साथ करा रहे थे तो आपको AlOR का होल थ्राइस ये कंपाउंड मिल रहा था। तो वही जो ये रिएक्शन है, देखिए यही AlR3, तो एक तरह से ये हमारा Al है और ये हमारा पूरा क्या है, R ग्रुप है, और यहां पे ये देखिए बाहर थ्राइस लिखा है, वही ऑक्सीजन है, उसके साथ रिएक्शन करोगे तो हमारा AlOR3 बन रहा था। यहां पे देखिए Al भी है, O भी है, और जो हमारा R ग्रुप है वही यहां पे उसका होल थ्राइस किया गया है। मतलब जो हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि द रिएक्शन ऑफ एल्काइल एल्युमिनियम कंपाउंड विद ऑक्सीजन, वही यहां पे अप्लाई की गई है। उसके बाद जब आप देखेंगे, ये पार्ट हमने देख लिया, इसके बाद हम करेंगे इसकी हाइड्रोलिसिस। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे, एल्युमिनियम पॉजिटिव पार्ट है, ये हमारा निगेटिव पार्ट में जाएगा, और यहाँ पे H+ होता है, ये OH- होता है, ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव के पास कौन सा पार्ट रहेगा, निगेटिव पार्ट आएगा, और निगेटिव के पास कौन सा आएगा, ये वाला पॉजिटिव आएगा। तो देखिए यहां से ये इधर आया AlOH, तो Al कितने OH लेगा, 3 लेगा, तभी तो उसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी, और AlOH का होल थ्राइस बना दिया। और साथ ही साथ में हमारा ET वही है, बस खाली OH लग गया, O के ऊपर H आ गया और OH बन गया। और OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, OH हमारा एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता है, और ये लीनियर था तो लीनियर ही मिलेगा। ये क्या थी, लीनियर ओलेफिन, अल्फा ओलेफिन थी, और हमको मिला क्या है, लीनियर अल्फा अल्कोहल। फिर से सुनिए, लीनियर यहां लिख देता हूं, लीनियर अल्फा ओलेफिन
से हमने बनाया है, मतलब ये, और हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, लीनियर अल्फा अल्कोहल। समझ में आ गया होगा ये। अल्फा क्यों, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे ही लगा, अगर हमारे सेकंड थर्ड ऐसे किसी में लिखा होता तो उसको बीटा गामा डेल्टा एंड सो ऑन, किस कार्बन पे है उसके अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग करते। सिंपल है। ये कहां से आया, लीनियर अल्फा ओलेफिन इंटरमीडिएट, वहां का ये इंटरमीडिएट है, अल्फा ओलेफिन नहीं है। देखिए फिर से देख लीजिएगा, ये देखिए ये तो ओलेफिन ये वाली है, ये जो ए वाला था ये इंटरमीडिएट का पीछे यूज किया गया है, इसलिए हम लोग इसको ओलेफिन डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। फिर ये क्या है, हमारा ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल ग्रुप, और एल्यूमिनियम वही है, इथाइल मिथाइल की जगह ब्यूटाइल ले लिया है। इसमें O2 डाला है, तो वही रिएक्शन जो अभी यहाँ पे लिखे थे ऑक्सीजन के साथ, कि ये हमारा क्या है, R ग्रुप है और ये हमारा O है, तो हमको क्या मिलता है, AlOR मिलता है। वही यहाँ पे मिल गया है कि AlOR की जगह यहाँ ब्यूटाइल है, तो ब्यूटाइल जुड़ गया है R की जगह। सिंपली है, जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे तो Al के साथ हमारा जाएगा H+, और इसके साथ एक आ जाएगा H+, यहाँ पे आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे देखिएगा ये प्लस है, ये माइनस है। जब हम H+ और OH- की बात करते हैं तो ये कुछ कंपाउंड देखने को मिलता है। अब जैसे ही यहाँ पे होगा तो ये हमको इधर इसके साथ Al, यहाँ पे हो जाएगा AlOH का होल थ्राइस, जैसे ऊपर देखने को मिला है। साथ ही साथ में जो ये H+ है ये इसके साथ जाएगा तो क्या मिलेगा, ये ब्यूटेनॉल है। सिंपली आपको फिर से एक अल्कोहल मिल गया, अल्फा अल्कोहल आपके सामने है। ठीक है, ये कंपाउंड हो गया। फिर हमारी फिफ्थ कंडीशन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ए ऑर्गेनोटिन कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इससे बनाते हैं, यहाँ पे हमारा ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड है, वो खुद भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, लेकिन जब इसकी रिएक्शन हम टिन के साथ करते हैं, याद करिए मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी कि कभी भी किसी मेटल की, एल्यूमिनियम हो गया, लिथियम हो गया और हमारा मैग्नीशियम हो गया, इसके साथ किसी भी, इन किसी के साथ भी, यहाँ पे छोटा सा लिखता हूं जिसमें आपको याद रहे, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, इसकी रिएक्शन किसी भी R2Hg के साथ, मर्क्यूरी वाले के साथ हम रिएक्शन कराते थे, वो यहाँ पे डिफाइन करेगा। एल्यूमिनियम के केस में 3 होते थे, लिथियम के केस में 1 ही होगा, मैग्नीशियम के केस में 2 होगा। रिजल्ट क्या मिलता है आपको, AlR3 मिलेगा या LiR मिलेगा या MgR2 मिलेगा, और साथ ही में आपको क्या मिलेगा, दूसरा प्रोडक्ट Hg का प्रेसिपिटेट। और इसको मैंने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वही सिमिलर रिएक्शन यहाँ है कि जब आप ये यूज करते हो SnCl4 का यूज करोगे तो ये जो हमारे हेलोजन हैं, हेलोजन याद करिए मैंने लिथियम वाले में बताया था, एक थी मेटल मेटल एक्सचेंज रिएक्शन, दूसरी थी मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो यहाँ भी मेटल है, यहाँ भी मेटल है, यहाँ हैलाइड, यहाँ पे हैलाइड है, यहाँ एल्काइल है, एल्काइल हैलाइड पे आएगा, हैलाइड एल्काइल पे चला जाएगा। सिंपल, एक तरह से इसको मेटल से मेटल ट्रांसफर भी बोल सकते हो, लेकिन इसको मेटल टू मेटल ट्रांसफर हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉरी मेटल टू मेटल ट्रांसफर ही होगा, क्योंकि 2 मेटल हैं, लिगेंड नहीं चेंज होंगे, ये यहीं पे रहेंगे, सिर्फ एल्यूमिनियम इधर आएगा, Sn हमारा इधर आएगा, और आपको रिजल्टेंट स्पीसीज कुछ इस टाइप के देखने को मिलेगी। साथ में हमने NaCl लिया है तो ये मिलेगा NaCl4 का होल 4। याद रखिएगा ये कंपाउंड कैसे है, याद रखिएगा AlCl3 होता है। जब इसके साथ क्लोरीन चौथा जुड़ता है ना तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, और इस निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए या स्टेबलाइज करने के लिए ही यहाँ Na पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से जुड़ता है। ये नहीं है कि एल्यूमिनियम 5 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाएगा। वैकेंट डी याद करिए, फ्लोराइड, पिछली बार मैंने इसमें फ्लोराइड डाला था और हमें क्या मिला था, R3Alf निगेटिव, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर निगेटिव आया था। मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर निगेटिव मतलब हमारे मेटल के ऊपर निगेटिव, वही चीज है। देखिए मेटल के ऊपर निगेटिव, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरा मेटल आएगा जो इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब Na, और ये ऐसे एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया, ये समझाने के लिए था। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ये नाम तो लिखा रहने देता हूं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, और लास्ट हमारा है आज का ये मिसलेनियस टॉपिक, मतलब कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है ये, अपार्ट फ्रॉम जितने भी हमने पॉलीमराइजेशन के लिए या अल्कोहल, अल्फा अल्कोहल की प्रिपरेशन के साथ साथ में इसके अदर यूज भी हैं। कहाँ कहाँ पे, हाईली प्योर एल्यूमिना। अगर आप बात करते हैं एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3, इसकी फॉर्मेशन में हमारा यूज आता है। यहाँ पे से अच्छा है मैं यही लिख देता हूं एल्यूमिना का फॉर्मूला, क्योंकि आप में से बहुत
कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एल्यूमिना होता क्या है। कुछ नहीं होता है, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड को ही एल्यूमिना बोलते हैं। फिर है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, तो एल्यूमिनियम की भी वैलेंसी 3 होती है, नाइट्रोजन की भी 3 है, बस डिफरेंस क्या है, एल्यूमिनियम +3 में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन -3 में, इसलिए AlN की फॉर्मेशन करता है। साथ में टिन एल्यूमिनियम फिल्म, मतलब टिन SN और एल्यूमिनियम फिल्म बनती हमको दिखती हैं। बाद में क्या करते हैं, हाईली प्योर एल्यूमिना आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस। हाईली प्योर एल्यूमिना Al2O3 कैसे बनाते हैं, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड ले लेते हैं अपना AlR3, उसकी रिएक्शन कराते हैं हम किसी अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको AlN, और ये यहाँ पे नहीं, ये क्या है, हाईली प्योर एल्यूमिना बनाने के लिए क्या कराते हैं, हाईली एल्यूमिनिया बनाने के लिए हाइड्रोक्साइड, एल्काइल हाइड्रोक्साइड मिलेगी। कब, अगर हम उसकी क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। तो इसकी रिएक्शन मैंने नहीं लिखी है तो यहाँ पे लिख देता हूँ AlR3, और यहाँ पे अगर इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इसकी यहाँ पे अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो थोड़ी देर पहले क्या बताया था, ये H+ और ये OH-, यहाँ पे क्या होता है, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस वाले के पास माइनस और यहाँ पे ये आएगा, तो मतलब आपको ROH का होल ऑल ROH मिल जाएगा प्लस AlOH का होल थ्राइस, ये कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही होगा तो अब उसके बाद मिलने वाले का क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, यही तो पीछे भी देखा था, यही तो यहाँ पे बताया है मैंने कि इसका हम ऑक्सीडेशन करके ये ले लेते हैं प्रोडक्ट में। हाइड्रोलिसिस, देखिए हाइड्रोलिसिस करके ही तो लिया है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, ये हमने अल्कोहल की फॉर्मेशन कर ली। अब इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपको पता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो किस में कन्वर्ट होते हैं, एल्डिहाइड या हमारा किसी एसिड में कन्वर्ट होता है। एल्डिहाइड में तो रुकते ही नहीं है, कन्वर्ट हो जाते हैं एसिड में। यहाँ पे क्या है, आप जब इसका ऑक्सीडेशन करोगे, हाईली ऑक्सीडाइज कर दोगे तो Al2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यही हमारा एल्यूमिना वाली रिएक्शन है, मतलब इसके लिए रिएक्शन है। साथ में ये हमारा नाइट्राइड, ये क्या है, यहाँ पे लोन पेयर होता है, यहाँ पे कुछ ये होती है, बताया था एडक्ट बनाते हैं, लेकिन यहीं पे दूसरी रिएक्शन हमने लिखी है कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना देगा और 3RHO, डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर प्रेशर कैसा दिया है। एडक्ट तो खाली सिंपल सॉल्यूशन में रहता है, लेकिन हीट कर देंगे तब थोड़ी रहेगा, तब तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, सब टूटते हैं। तो नया कंपाउंड बन जाएगा AlN और इसके बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड होगा। साथ ही में AlN जो है कैसे इंपॉर्टेंट है, इसे हीट रेजिस्टेंट होता है, हीट में बहुत ज्यादा, प्लस कोरेसिव रेजिस्टेंट, मतलब जो जंग लगती है, आपने देखा होगा मेटल रॉड, आपके घर के बाहर आयरन रॉड पड़ी होती है, उसमें जंग लग जाती है, उसी को बोलते हैं कोरोजन। तो इस AlN मेटल पे कोरोजन नहीं होती, कोरोजन रेजिस्टेंट होती है। साथ में ये हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, आपने वाटर के लिए पढ़ा होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता, बहुत ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा किसी की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है उतनी ज्यादा उसमें सॉल्युबिलिटी होती है किसी चीज में। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत ज्यादा, वो नियर अबाउट 100 के ऊपर होता है, शायद 117 के अराउंड होता है कुछ, मतलब जितनी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ज्यादा उसमें सॉल्युबिलिटी। तो ये AlN की भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होती, तो इसमें भी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम जो कंपाउंड है वो प्रोडक्शन यूज किए जाते हैं किसके लिए, टिन और एल्यूमिनियम। पीछे दिखाया था, यहाँ पे AlNS फिल्म है, SnAl फिल्म है, उसी की फिल्म बनाने के लिए काम आते हैं। साथ में ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फिल्म्स, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये होगा। साथ ही में प्योर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड भी बनाने के लिए काम आते हैं। प्योर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड Me का होल थ्राइस, मतलब मिथाइल के साथ, इथाइल के साथ, या और सारे हमारे कुछ हो सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इन सब की, ये बनते कैसे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं MOCVD। CVD प्रोसेस आपने कई बार सुना होगा, इसको बोलते हैं मेटल ऑर्गेनिक, ये C से होता है केमिकल वेपर डिपोजिशन। आपने कार्बन नैनो ट्यूब, CNT ट्यूब का नाम थोड़ा बहुत कभी ना कभी तो सुना होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होती कार्बन नैनो ट्यूब्स, जो कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती, डायमंड की जैसे होती उस तरह उससे भी बहुत ज्यादा होती है। नैनो पार्टिकल की सिंथेसिस, नैनो पार्टिकल की सिंथेसिस इस प्रोसेस के थ्रू की जाती है, सिर्फ और सिर्फ इतना, केमिकल वेपर डिपोजिशन। लेकिन जब इसको हम लोग अपने इस मेटल के लिए यूज कर रहे हैं और उसमें ऑर्गेनिक पार्ट जुड़ा है, इसलिए इसका नाम दे दिया है मेटल ऑर्गेनिक केमिकल वेपर डिपोजिशन, और उसका शॉर्ट फॉर्म है MOCVD। तो ये थी इसकी पूरी प्रिपरेशन।
यूजेस, एप्लीकेशन, प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज, साथ ही साथ में इसका हमने इंट्रो देखा था ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड का। तो यहां से हमारा ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड खत्म हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड के साथ। तब तक आप लोग जुड़े रहिए विज्ञान वृक्ष के साथ। थैंक यू सो मच।